Good morning, everybody. In 11th class, your unit is the periodic table, आवर्त सारणी। और उस आवर्त सारणी में आज हम ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन में डी ब्लॉक की स्टडी करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है ना, वो ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो उस में डी ब्लॉक अर्थात डी खंड की हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपकी पोजीशन नंबर 1, द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है? ये इन बिटवीन दी एस एंड पी, ठीक है, एस और पी के बीच में। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का जो क्षेत्र है आवर्त सारणी का, ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक। और इसमें जो समूह की स्थिति है, ठीक है, ग्रुप जो होते हैं वो बिगिनिंग फ्रॉम 3rd to 12। तो समूह की संख्या अर्थात ग्रुप की संख्या 3 से लेकर के 12वें समूह तक। तो आपसे पूछा जाए कि इसके डी ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं आवर्त सारणी में, तो आप बताएंगे कि इसके 10 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप। तो ये 10 समूह के अंदर जो है वो मध्य में स्थित होता है डी ब्लॉक। तो ये मध्य में एस और पी के बीच में तथा 3 से 12वें समूह के मध्य के सभी तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के बारे में देखिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये बताना है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसका n-1 डी, इसमें 1 से लेके 10 तक भरे जाते हैं। और जो बाह्यतम कक्ष होता है, आउटर एनर्जी लेवल, उसका s सब एनर्जी लेवल ये कंप्लीट होता है, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और n-1 डी के अंदर 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये आपको मालूम है कि डी उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो 1 से लेकर 10 तक, इसलिए ये 10 समूह के अंदर विभक्त होता है, ठीक है। तो ns2 जो है, इसको तो बोलते हैं हम आफ्टर मोस्ट। ये जो सेल है हमारा, ये आउटर मोस्ट कहलाता है, बाह्यतम कक्ष। और इसको हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, जिसको हिंदी में कहते हैं उपांत्य कोश। तो बाह्यतम से पूर्व वाला जो ऊर्जा कक्ष है, इसको उपांत्य कोश के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 ऊर्जा स्रोत जो इसके हैं वो एक्टिव सेंटर होते हैं। एक बाह्यतम, ये भी अपूर्ण है, और जो हमारा इनर है उससे n-1 डी, ये भी जो वो इनकम्प्लीट है। तो एस और पी ब्लॉक के मध्य में ये स्थित होते हैं। इनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशनल एलिमेंट अर्थात संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व जो है, ये इनको क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण आप संक्षेप में ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बाह्यतम और उपांत्य कोश के मध्य लगातार होता रहता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहते हैं, इसलिए इन तत्वों का नाम भी ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब इसकी जो श्रेणियां हैं, ये अलग अलग श्रेणियां बताई गई है, 3D, 4D, 5D और 6D। ये इनकम्प्लीट है। तो कुल मिला के ये 3 श्रेणियां तो हमारी महत्वपूर्ण है। ये तो कंप्लीट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो कुल मिला के संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब बात आती है कि ये कौन से आवर्त से हैं,
तो यहाँ पर आपने इसकी समूह के बारे में तो बता दिया, लेकिन जब आप पीरियड के बारे में बताएंगे कि ये कौन से पीरियड्स के एलिमेंट हैं, तो आपको बताना है कि ये इनकी जो शुरुआत होती है वो 4th पीरियड से होती है और 4 से लेकर के 7th पीरियड तक, अर्थात चौथे आवर्त से 7वें आवर्त तक के जो सभी तत्व हैं ये संक्रमण तत्व अथवा डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि चौथे आवर्त से पूर्व अर्थात पहला, दूसरे, तीसरे आवर्त में कोई भी तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये चौथे आवर्त से ही शुरुआत होती है। चौथे आवर्त के भी आपके ये तीसरे समूह से शुरुआत होगी, पहले दूसरे में भी नहीं होगा, चौथे में, ठीक है। चौथे आवर्त से 7वें तक। अब इनके जो ये सीरीज है उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी बता दें कि जो 3D सीरीज है ये Zn30 से जिंक से लेकर के और लास्ट जो एलिमेंट है स्कैंडियम 21 से लेकर के और Zn30 तक, ये 10 तत्व स्कैंडियम से लेकर के Zn तक। और जो 4D होती है उसमें इट्रियम से लेके ये Y कहलाता है 39 और यहाँ से लेके कैडमियम ये बन जाता 48। तो कैडमियम 48 तक के जो एलिमेंट है 39 से 48 ये 10 तत्व जो है ना वो 4D सीरीज के कहलाएंगे। और 5D सीरीज में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा और वो अंतर ये होगा कि इसमें जो सबसे पहले लेंथनम 57 आता है और उस लेंथनम के बाद में फिर गैप आ जाता है और तब फिर हैफनियम 72 से लेके और मरकरी 80 तक ये जो एलिमेंट है वो 5D। और ये तीनों जो श्रेणियां होती है वो फुल फिल्ड होती है, अर्थात पूर्ण भरी हुई कहलाती है, पूर्ण भरी हुई श्रेणियां। अब इन प्रत्येक 3 श्रेणियों के जो अंतिम तत्व हैं Zn, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों के तीनों जो तत्व हैं वो कहलाते तो डी ब्लॉक के हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं होते। कारण क्या हुआ? कारण ये बन गया कि इन सभी तत्वों में जो इनका N-1D है, ठीक है, उपांत्य को जैसे पेन अल्टीमेट शेल बोल रहे हैं, ये जो ऊर्जा कक्ष होता है ये इनका पूर्ण भरा हुआ है, अर्थात D10 हो गया। जैसे Zn में 3D10, कैडमियम में 4D10 और इसमें 5D10 मरकरी में। तो जब बाह्यतम कक्ष का जो पेन अल्टीमेट से पहले वाला जो पेन अल्टीमेट शेल है, उपांत्य है, वो जब पूर्ण भर जाएगा तो उस स्थिति में अब इन दोनों कक्षों के बीच में ट्रांजिशन नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। और जब संक्रमण नहीं होगा तो वो तत्व संक्रमण नहीं कहलाएंगे। तो ये जिंक, मरकरी, कैडमियम ये तीनों ही तत्व डी ब्लॉक के होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तत्व हैं डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व, ये जो है वो केवल मात्र 9 समूह के होंगे, ठीक है, तीसरे समूह से लेकर के और 11वें समूह के। और बाकी की जो आपके जब आप 12th में चले आगे वाले समूह में चले जाएंगे तो उस स्थिति में 12वें समूह के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक तो है लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। एक इनकी विशेषता ये है कि इनके जो कंपाउंड्स है ना वो कलर्ड होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। तो रंगीन यौगिक बनाने के पीछे क्या कारण है, ये एक इनकी विशेषता। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का होता है और कॉपर जो तत्व है वो डी ब्लॉक का है, वो संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्वों में संक्रमणता पाई जाती है
और इसी संक्रमणता के कारण ये आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम अर्थात प्रकाश का पहले अवशोषण और फिर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो वो जो उत्सर्जित प्रकाश होती है उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो तीव्रता है, वो हमारे सूर्य के प्रकाश के अलग अलग रंगों से मेल खाती है, इसलिए इनके यौगिक जो है वो रंगीन होते हैं। एक इनका गुण और है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, तो इनमें अधिकांश तत्वों की संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए वेरिएबल वैलेंसी में Fe ये +2 भी होता है और Fe +3 भी होता है, +2 और +3। तो आयरन की दो अलग अलग संयोजकताएं हो गई, एक आयरन की 2 संयोजकता वाला और एक आयरन 3 संयोजकता वाला। तो इन तत्वों में वेरिएबल वैलेंसी परिवर्तनशील संयोजकता होती है, इसलिए इनके यौगिकों के अणुसूत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये रंगीन, एक इसमें कैटलिस्ट अर्थात ये जो तत्व हैं वो अच्छे कैटलिस्ट हैं। तो कैटलिस्ट जैसे कि देखिए आपके क्रोमियम में कैटलिस्ट हुआ Cr, ठीक है, क्रोमियम है। एक इसमें आपका वेनेडियम है, पैलेडियम है, Pd है, वेनेडियम है, V। तो ये जो पैलेडियम, क्रोमियम और कॉपर भी होता है Cu, ये जो है कहीं ना कहीं किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अधिकांश तत्व उत्प्रेरक, अच्छे उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये इनमें मैग्नेटिक करैक्टर भी होता है। आपको मालूम है कि चुंबक किसका बना होता है? आयरन से, Fe से। और Fe वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। तो इनके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर भी होते हैं, चुंबकीय गुण भी इनमें होते हैं। और ये सभी कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट का एक एग्जांपल आपके सामने K4FeCN6, ये जटिल लवण। तो ये जटिल आयन हो गया, ये सरल आयन हो गया, इसमें आयरन ये। तो ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये जटिल आयन बनाते हैं, और जटिल आयनों से बनने वाले जो सभी तत्व हैं ये आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ये जटिल यौगिक बनाते हैं। तो ये डी ब्लॉक की केमिस्ट्री कि किस तरह से डी ब्लॉक को आप स्टडी करें मुख्य आवर्त सारणी में है।